हेलो बच्चों, मैं उमेश पांडे आप सभी लोगों का आज इस वीडियो के माध्यम से स्वागत करता हूं। आज इस वीडियो में आप सभी लोगों को अर्धवार्षिक परीक्षा जो कि 2022-23 की जो परीक्षा कक्षा 10 जो कि यूपी बोर्ड परीक्षा संपन्न कराई जा रही है सभी स्कूलों में, उसी की आज ये प्रैक्टिस वीडियो है। उम्मीद करता हूँ आप लोग इस प्रश्न पत्र के द्वारा अच्छे से तैयारी करके जाओगे। और आज वीडियो के माध्यम से मैं ये भी बताऊँगा कि यूपी बोर्ड माध्यमिक शिक्षा परिषद ने जो पेपर फॉर्मेट है वो बिल्कुल चेंज कर दिया है। क्या चेंज किया मैं इसको समझाने जा रहा हूँ, ध्यान से समझिएगा। प्रश्न पत्र में शुरुआत के जो 20 प्रश्न आएंगे वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ओएमआर शीट पर भरने के लिए आ सकते हैं, ठीक है। इसलिए आप लोग पहले से प्रिपेयर हो जाएं कि 20 नंबर के जो अंक आप लोगों के बनाए जाएंगे, निर्धारित किए जाएंगे, वो पूरी तरह से मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के रूप में आएंगे, जैसे कि आप लोगों ने क्लास 9th में किया था, याद होगा। तो चलिए आज क्लास 10th यूपी बोर्ड हिंदी विषय का यह प्रश्न पत्र मैं समझाने जा रहा हूँ किस प्रकार से पेपर आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 70 नंबर का ये पेपर 20 + 50 नंबर में विभाजित है, इसलिए ध्यानपूर्वक समझिएगा। पहला जो सेक्शन ए है, जिसका पहला जो प्रश्न पूछा गया है, राय कृष्ण दास कौन थे। देखिए जो टिक लगे उस पर बिल्कुल भी आप लोग ध्यान मत दीजिएगा। आपको अपना उत्तर स्वयं बताना है। कमेंट बॉक्स में भी आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं और पेपर सॉल्व करके मेरे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर जो कि मैंने प्रोवाइड कर रखा है जरूर दे सकते हो। तो राय कृष्ण दास कौन थे। देखिए निबंधकार, कहानीकार, गीतकार या नाटककार, चार में से कोई एक ऑप्शन सही होगा। बिल्कुल इसी तरह से क्वेश्चन जो आएगा आप लोगों को ध्यान से समझिएगा। कभी कभी महादेवी वर्मा प्रसिद्ध क्या है, ठीक है, ये भी क्वेश्चन आ सकता है। रामधारी सिंह दिनकर प्रसिद्ध क्या थे, कवि थे, लेखक थे, निबंधकार थे, नाटककार थे। जयशंकर प्रसाद क्या थे। बिल्कुल इसी तरह से क्वेश्चन मल्टीपल में आ सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन, धर्मयुग नामक पत्रिका के संपादक कौन थे। देखिए अगर पत्रिका है तो अच्छे से याद करके जाइए। सरस्वती पत्रिका का संपादन कार्य किसने किया। हिंदी प्रदीप पत्रिका का संपादन कार्य किसने किया। कवि वचन सुधा ये संपादन कार्य पत्रिका का किसने किया। बात पत्रिका का संपादन कार्य किसने किया। ब्राह्मण पत्रिका, ये समस्त पत्रिकाओं के बारे में आप लोग अच्छे से कंठस्थ करके जरूर जाइएगा, बोर्ड की परीक्षा में जरूर पूछा जाएगा। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। गुलाब राय द्वारा रचित है, तो बाबू गुलाब राय, कभी कभी पूरा नाम लिख के नहीं आएगा, आप लोग ध्यान से समझिएगा। कभी कभी उपनाम भी आ सकता है, जैसे उपाध्याय जी की रचना है, इस तरह से भी पूछा जा सकता है। तो आप लोग पहले से ही तैयार रहिए। गुलाब राय द्वारा रचित है मेरा जीवन प्रवाह, मेरी आत्म कहानी, मेरी असफलताएं या मेरी आत्मकथा। देखिए मेरी आत्मकथा ये बिल्कुल नहीं है, आप लोग बिल्कुल टिक पर ध्यान मत दीजिएगा। यह प्रश्न पत्र किसी स्टूडेंट का था जिसको मैंने आज यहाँ पर अपलोड कर रखा है। तो गुलाब राय द्वारा रचित एक जो रचना है इसमें चारों में से मेरी असफलताएं हैं, तो मेरी असफलताएं बाबू गुलाब राय की रचना है। इसको मैंने बता दिया, उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे से समझोगे। अगला जो क्वेश्चन है, खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य क्या है। महाकाव्य खड़ी बोली गद्य का आप लोगों ने याद किया होगा। जब आप लोगों ने पद्य साहित्य का इतिहास पढ़ा होगा, उसमें आधुनिक युग में जब आप लोग गए होंगे, उसमें आप लोगों ने खड़ी बोली जो पूर्व भारतेंदु काल के अंतर्गत आ रहा था, उसमें 4 उन्नायक थे। उसमें कौन कौन से 4 उन्नायक थे उनको भी आप लोग जरूर देख लीजिएगा। जैसे लल्लू लाल थे, सदा सुखलाल थे, सदल मिश्र थे और साथ में इंसाल्लाह खां। ये चारों प्रमुख उन्नायकों में से थे जो कि खड़ी बोली गद्य के 4 उन्नायक माने जाते हैं। इनकी रचनाओं के बारे में भी जरूर पढ़ के जाइएगा, जरूर प्रश्न इससे आएगा। आगे बढ़ते हैं। ममता पाठ गद्य की किस विधा में है। देखिए ये तो आपके कोर्स से ही आ गया बिल्कुल पूरी तरह से, ये तो आपको आना ही चाहिए। जयशंकर प्रसाद का जो यहाँ पर एक कहानी है ममता है, तो उसको आप लोगों ने पढ़ा था, ममता कौन थी, जरूर पढ़ के जाइए। इस तरह के प्रश्न आप लोगों के गद्यांश से भी पूछे जाते हैं, संदर्भ के बाद गद्यांश लिखना होता है, तो जो आप लोगों को व्याख्या करनी होती है उसमें ममता कौन थी, इस तरह के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। अब धनानंद कवि थे, तो धनानंद कवि थे कौन से काल के थे, तो जरूर पढ़ के जाइए। जैसे आप लोगों ने काव्य में जब पढ़ा होगा, पद्य साहित्य का इतिहास पढ़ा होगा, उसमें पहला काल आप लोगों ने देखा होगा आदिकाल। आदिकाल के अन्य नाम भी जरूर पढ़ के जाइएगा। उसके बाद दूसरा जो भक्ति काल है उसके विभाजन को अच्छे से तैयार करके जाइएगा। 2 विभाजन थे, सगुण भक्ति और निर्गुण भक्ति। सगुण में भी 2 विभाजन थे जिसमें राम भक्ति और कृष्ण भक्ति शाखा प्रमुख थी। उसी तरह से निर्गुण में भी 2 विभाजन थे, प्रेमाश्रयी या प्रेम मार्गी और दूसरा ज्ञानाश्रयी या ज्ञान मार्गी। उन दोनों के रचनाकार जरूर पढ़ के जाइएगा, रचनाकार और उन प्रसिद्ध रचनाएं, ठीक है। धनानंद कवि थे, ये आपको बताना है कहाँ के कवि थे। अगला जो 7वां प्रश्न है, कामायनी, लहर, आंसू, तितली, कंकाल, इंद्रजाल, अजातशत्रु, स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त, जन्मेजय का नाग यज्ञ, ये समस्त रचनाएं आप लोगों ने पढ़ रखी होंगी।
और आपकी पुस्तक से भी एक रचना है ममता। ये समस्त रचनाएं जयशंकर प्रसाद जी की ही हैं, आप लोग अच्छे से तैयार करके जाइएगा। ठीक है, रीतिबद्ध और रीति मुक्त काव्य जो आप लोगों ने रीति काल में पढ़ा था, इसको भी जरूर पढ़ के जाइए। समस्त जो कवि हैं ये भी जरूर पढ़ के जाइए, महत्वपूर्ण है, रीति काल से संबंधित प्रश्न जरूर आ रहे हैं। कठिन काव्य का प्रेत किस कवि को कहा जाता है? कठिन काव्य का प्रेत किस कवि को कहा जाता है? 4 ऑप्शन आपकी स्क्रीन पे दिख रहे होंगे। धनानंद है, भूषण है, सेनापति है, केशवदास है। उत्तर कमेंट बॉक्स में करते चलिए, मैं बताता चलूँगा इसका आंसर क्या है। आप लोग तैयारी अच्छे से कीजिए। द्विवेदी युग का नाम किस साहित्यकार के नाम पर पड़ा? ये तो आप लोगों ने याद ही किया होगा, मैं बता देता हूँ, थोड़ा सा समझा देता हूँ, हिंट दे देता हूँ। आप लोगों ने पढ़ा होगा भारतेंदु युग। भारतेंदु युग किस लेखक या किस जो है किसके नाम पर ये काल पड़ा? भारतेंदु युग किसके नाम पर युग पड़ा? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र के नाम पर पड़ा। उसी तरह से कई बच्चे कन्फ्यूज हो जाते हैं कि द्विवेदी युग जो है, द्विवेदी युग महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर पड़ा कि हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो मैं आप लोगों को क्लियर कर देता हूँ, हजारी प्रसाद द्विवेदी जो है आगे आने वाले काल में मिलते हैं, मतलब महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर द्विवेदी युग का जो है नाम रखा गया। इसी तरह से शुक्ल युग की बात करें तो रामचंद्र शुक्ल के नाम पर ही शुक्ल युग बना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 11वां प्रश्न आप लोगों के व्याकरण से है, काव्य के जो आप लोगों ने पढ़ रखे हैं। पहला है यहाँ पर 11वां प्रश्न, करुण रस का स्थायी भाव। देखिए आपके कोर्स में जो रस है मैं बता देता हूँ। श्रृंगार बिल्कुल नहीं, श्रृंगार रस तो बिल्कुल मत पढ़ के जाइए, आप ऐसे रस पढ़िए जो आपके कोर्स में हो। ठीक है, आप लोगों ने पढ़ा होगा करुण रस, ये आपके कोर्स में है क्योंकि प्रश्न पूछा ही गया इससे। और हास्य रस भी आपके कोर्स में है, ये भी पढ़ के जाइएगा। प्रश्न इन्हीं दोनों से होंगे, इसके अलावा अन्य किसी भी रस से नहीं आ सकते। तो हास्य रस का स्थायी भाव हास है और करुण रस का स्थायी भाव शोक है, बिल्कुल। अगला जो प्रश्न है, सोढ़ा छंद के पहले एवं तीसरे, दूसरे एवं चौथे चरण में क्रमशः कितनी मात्राएं होती हैं? देखिए कितनी मात्राएं होती हैं, मैं सिंपल बता देता हूँ। पिछले साल 9th क्लास में आप लोगों ने दोहा पढ़ा था, उस दोहे में 13-11 मात्राएं थी। जाहिर सी बात है दोहे का उल्टा क्या होता है? सोरठा होता है। तो सोरठा 11 और 13 मात्राएं वाला है। ठीक है, मतलब गा उत्तर बिल्कुल आपका सही है। अगला आपको बताना है पीपर पात सरिस मंडोला, तो क्या होगा यहाँ पर उत्तर क्या होगा? समसो समान सात शीशे। सरिस मंडोला में कौन सा अलंकार है? अगर आपको लगता है उपमा अलंकार है, उत्प्रेक्षा अलंकार, रूपक अलंकार, अनुप्रास अलंकार, तो मैं क्लियर कर देता हूँ, अनुप्रास अलंकार तो आपके कोर्स में ही नहीं है। ठीक है, अनुप्रास अलंकार बिल्कुल भी आपके कोर्स में नहीं है, यहाँ पर बिल्कुल मत ध्यान लगाइएगा। 3 जो आप लोगों के कोर्स में अलंकार है, उपमा अलंकार है, उत्प्रेक्षा अलंकार है, रूपक अलंकार है। उपमा अलंकार समसो समान सात शीशे ये वाचक शब्द हैं जो मिल सकते हैं। उत्प्रेक्षा में जन जानो मनु मानो जनहु मनहु ये आप लोगों को वाचक शब्द मिल सकते हैं। ठीक है, इस तरह से आप तीनों में से कम 2 अलंकार जरूर पढ़ के जाइएगा। चलिए अगला देखते हैं। चौराहा की बात करें तो इनमें कौन सा समास है? चौराहा देखिए 4 राहों का समूह है। जब 4 राहें की बात हो रही है, संख्यावाची शब्द शुरुआत में जुड़ा हुआ है, तो यहाँ पर द्विगु समास होगा, ये बिल्कुल सही है। मकान का तत्सम आप लोग कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, बहुत ही आसान सवाल यहाँ पूछा गया है। मकान का तत्सम पूछा गया है, तत्सम मतलब तत्समान, मतलब संस्कृत के समान शब्दों के बारे में यहाँ पूछा गया है। अगला जो है प्रत्येक शब्द में उपसर्ग कौन सा है? देखिए यहाँ पर कई बच्चे कन्फ्यूज होते हैं, प्रत्येक में उपसर्ग बताते हैं प्रा, बिल्कुल नहीं है। देखिए प्रत्येक में जो उपसर्ग है वो है प्रति धन 1, तो ये बन गया ई प्लस ए बराबर ये। ठीक है, तो यहाँ पर एक संधि भी आ गई है, यड़ संधि, तो प्रत्येक में यड़ संधि भी है और क्या है? प्रति। तो यहाँ पर जिस बच्चे ने लगाया थोड़ा सा गलत हो गया है, प्रति उत्तर बिल्कुल सही है। आगे देखते हैं। पंकज जलज जलज पंकज राजीव वारिज, तो जलज पंकज राजीव ये पर्यायवाची किसका है? कमल का पर्यायवाची है, इसलिए आप लोग जरूर अच्छे से तैयार करके जाइए। अगला है अत्याचार में, देखिए बिल्कुल वही चीज़ आ गई। आपके कोर्स में सिर्फ एक ही संधि बची है और उस संधि का नाम है यड़ संधि। ठीक है, तो जब यड़ संधि आपके कोर्स में है तो आप लोग यड़ संधि से ही संबंधित जो है उत्तर लगाइए, क्लियर कर लीजिए। अत्याचार में देखिए फिर से वही चीज़ आ गया, जैसे प्रत्येक था उसी तरह से अति प्लस आचार हो गया। ठीक है, तो बिल्कुल अत्याचार में कौन सी संधि है? यड़ संधि। अगला फले शब्द विभक्ति एवं वचन बताइए। तो फलम फले फलानी याद आ गया होगा आप लोगों को, फलम फले फलानी, तो याद कीजिए पहला फलम क्या है? फलम फले फलानी। तो फलम क्या है? ये प्रथम पुरुष, माफ़ कीजिएगा, ये क्या है? प्रथमा विभक्ति एक वचन है फलम। और फले क्या है? बिल्कुल उसी तरह प्रथमा विभक्ति द्विवचन। तो प्रथमा विभक्ति द्विवचन आप लोगों को मिल गया होगा, कहाँ मिला? यहाँ पर मिल गया, प्रथमा विभक्ति द्विवचन वाला ही उत्तर सही है। अगला देखते हैं क्या है। अगला है आपठत, देखिए आ शब्द लगा है, मतलब आ वर्ण लगा हुआ है, इसका मतलब ये क्या है? भूतकाल की बात हो रही है। ठीक है, क्योंकि वर्तमान काल लट होता है, भविष्य काल लेट होता है
और जो भूतकाल होता है वो होता है लंग लकार। ठीक है, एक तो क्लियर हो गया, लंग लकार की बात हो रही है। तो यहाँ पर एक ही लंग लकार में आया भी है खा वाला, तो अगर आप लोगों ने ये लगाया तो आपका उत्तर बिल्कुल सही है। 20 में 20 तो आप लोग आसानी से ला भी सकते हो, तैयारी लेकिन ज़बरदस्त आप लोगों को करनी पड़ेगी। अब देखिए 50 नंबर का जो अब सवाल आने वाला है उसको ध्यानपूर्वक समझिएगा। यहाँ से सेक्शन बी स्टार्ट हो जाएगा, खंड बा आप लोगों को ध्यान से समझना है। पहला जो 21वां प्रश्न, माफ़ कीजिएगा, जहाँ पर जो अगला प्रश्न आएगा, मतलब इसको आप लोग प्रश्न संख्या 1 भी मान सकते हैं। आपके बोर्ड में 21 नंबर लिखा होगा, परेशान मत होइएगा। कैसे करना है मैं बताता हूँ। निम्नलिखित गद्यांश पर आधारित प्रश्नों के उत्तर देने के लिए आप लोगों से पूछा जाएगा। तो यहाँ पर गद्यांश आप लोग शुरुआत के जरूर पढ़ के जाइएगा। अगर आप लोगों का हाफ ईयरली एग्जाम स्टार्ट होने वाला है तो कौन कौन से आप लोगों को तैयार करना है, एक तो आप लोग पहला जरूर याद करके जाइए। मित्रता पाठ से जो महत्वपूर्ण गद्यांश से आप लोग मुझसे संपर्क करके पूछ सकते हैं, मैं बता दूंगा। मित्रता हो गया, उसके बाद ममता जयशंकर प्रसाद की रचना से आप लोग गद्यांश पूछे जाते हैं, बोर्ड में भी कई बार आते हैं। तीसरा जो भारतीय संस्कृति जो आप लोगों को याद करना है, कौन से राजेंद्र प्रसाद से तैयार करना है, वो भी आ सकता है। यहाँ पर जो गद्यांश आया है मित्रता के लिए, यह आवश्यक नहीं है कि दो मित्र एक ही प्रकार के कार्य करते हों या एक ही रुचि के हों। इसी प्रकार प्रकृति एवं आचरण की समानता व वांछनीय भी वांछनीय है। दो भिन्न प्रकृति के मनुष्यों में भी बराबर प्रीति एवं मित्रता रही है। तो आप लोगों को कई बार मित्र शब्द आए हैं, मित्रता शब्द आया है, इसका मतलब आप लोग समझ गए होंगे। यह रामचंद्र शुक्ल की रचना जो मित्रता है वहाँ से लिया गया है ये पैराग्राफ। ठीक है, ये गद्यांश कहाँ से आया है, बिल्कुल वहीं से आया है। 3 प्रश्नों के उत्तर आप लोगों को देने हैं, 6 अंक का ये पूरा प्रश्न है। पहला आप लोगों को गद्यांश का संदर्भ लिखना है। तो संदर्भ लिखने का मैं तरीका बता देता हूँ। कॉमन संदर्भ रहता है, बस आप लोगों को पाठ का नाम और जो है लेखक का नाम बदलना होता है। तो कैसे करना है, देखिए प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी गद्य खंड के कहाँ से ली गई आप लोगों को ज्ञात होगा, बस नाम लिख देना है। हिंदी गद्य खंड के मित्रता नामक पाठ से अवतरित है। ठीक है, लिया गया है तथा इसके लेखक रामचंद्र शुक्ल जी हैं। ठीक है, इतना आप लोगों को लिख देना है, इसके 2 नंबर आप लोगों को मिल जाएंगे। अब आप लोगों को दूसरा क्वेश्चन जो करना है, यहाँ पर प्रश्न का हल करना है। रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। देखिए अपने शब्दों में भी आप लोग लिख सकते हो कि ये जो रेखांकित जो है यहाँ पर गद्यांश दिया गया, रेखांकित मतलब जिसके नीचे लाइन खिंची हुई है, इतने ही हिस्से का आप लोगों को क्या करना है, व्याख्या करनी है, अपने शब्दों में उत्तर देना है। और तीसरा जो प्रश्न है, गद्यांश से मित्रता के लिए क्या वांछनीय है नहीं है, क्या वांछनीय नहीं है, तो ये बताना है आप लोगों को। ठीक है, 3 प्रश्न है। अगर आपको नहीं आता है पहला पैराग्राफ तो आप लोग दूसरा पैराग्राफ के भी उत्तर दे सकते हो। ठीक है, आगे देखते हैं। ये 2 पैराग्राफ समझ में आ गए, दोनों में से कोई एक करना होता है। अगला जो 22वां प्रश्न यहाँ पर बताया गया है, इसमें अब एक पद्यांश दिया है। ठीक है, आप लोग किसी एक, ध्यान समझ लीजिए, किसी एक पद्यांश का ससंदर्भ सहित व्याख्या करनी है, मतलब संदर्भ प्रसंग में व्याख्या करनी होती है। सोहत ओढ़े पीठ पटु, माफ कीजिएगा, सोहत ओढ़े पीत पटु श्याम सलोने गात, मनो नीलमणि शैल पर आतपु परयौ प्रभात। ये जो है आप लोगों को संदर्भ में बिल्कुल उसी तरह से, बस खाली गद्य खंड का आप लोगों को काव्य खंड लिख देना है। ठीक है, और लेखक की जगह कवि कर दीजिएगा, बिल्कुल आप लोगों का गद्यांश हो जाएगा। ऐसे ही आप लोगों को अब समझना है कि ये कहाँ से लिया गया है, किसकी कृति है, किसकी रचना है, और इस रचना में क्या किसके बारे में बात की जा रही है, वर्णन किस चीज़ का किया जा रहा है, ये आप लोगों को बताना होता है। अगर ये नहीं आता तो आप लोग दूसरा खा वाला भी देख सकते हैं। ऊधव मोहि ब्रज बिसरत नाही, वृंदावन गोकुल वन उपवन, सघन कुंज की छाही, प्रात समय माता जसुमती, अरुनंद देख सुख पावत, माखन रोटी दही सजायो, अति हित साथ खवावत, सूरदास धनी धनी ब्रजवासी, जिन सो हित यदुतात। तो यहाँ पर एक चीज़ तो क्लियर हो गई, कवि का नाम तो दे दिया गया है सूरदास। तो आप लोगों ने एक जो आप लोगों को गद्यांश लिखना था वो यहाँ पर थोड़ा सा आप लोगों को नंबर दिला सकता है। सूरदास की कृति है, पढ़ के जरूर जाइए। सूरदास पढ़ के जाइए, तुलसीदास पढ़ के जाइए। ठीक है, तो ये तो महत्वपूर्ण ही है, इसको तो अच्छे से कंठस्थ करके जाइए जीवन परिचय में। अब देख लेते हैं संदर्भ जो आता है, प्रसंग व्याख्या, माफ कीजिएगा, संदर्भ और हिंदी अनुवाद आता है संस्कृत का, उसको भी देख लेते हैं। सबसे पहला पाठ जरूर पढ़ के जाइए, वाराणसी से कई क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। इस पाठ के गद्यांश भी आते हैं, एक पद्यांश भी आता है, मरणम मंगलम यत्र विभूति शिवभूषणम कौपीनम यत्र कौश्यम सा काशी केन्मीते। ये पद्यांश श्लोक के माध्यम से आप लोगों से पूछा जाता है, इसलिए आप ध्यान से समझ लीजिए। गद्यांश आप लोगों को ये पढ़ के जाना है, मैं बता देता हूँ, थोड़ा सा समझा देता हूँ क्या चीज़ कही जा रही है इसमें।
एषा नगरी भारतीय संस्कृते संस्कृत भाषायाश्च केंद्रस्मिन् स्थल अस्ति। तो एषा नगरी मतलब यह नगरी, भारतीय संस्कृति मतलब भारतीय संस्कृत की, संस्कृत भाषा की केंद्र स्थल मानी जाती है। ठीक है, ये हो गया। इत एव संस्कृत वाङ्मयस्य संस्कृतेश आलोकः सर्वत्र प्रसृता। और यहाँ की जो भारतीय संस्कृति है वो सिर्फ देश में ही नहीं सर्वत्र प्रसूता, मतलब सभी विदेशों में भी इसकी संस्कृत की जो है चर्चा होती है। मुगल युवराज दारा शिकोह अत्रागत्य भारतीय दर्शन शास्त्राणाम अध्ययन अकरोत्। और आप लोग जानते ही होंगे मुगल युवराज जो थे जिनका नाम था दारा शिकोह, वो यहीं आए थे भारतीय दर्शन शास्त्र का अध्ययन करने के लिए। कहाँ आए थे? यहीं वाराणसी आए हुए थे। स तेषां ज्ञानेन तथा प्रभाविता अभवत्। और उन्होंने जब ज्ञान प्राप्त किया तो उससे वो काफ़ी प्रभावित हुए। यत तेन उपनिषदाम अनुवाद पारसी भाषायाम कारितः। और उन्होंने उपनिषदों का पारसी भाषा में अनुवाद भी किया। ठीक है, इतना इसमें आप लोगों को समझाना है। देखिए, अब आप लोगों को गद्यांश नहीं है तो आप लोग एक पद्यांश पढ़ के जा सकते हैं। इसका हिंदी अनुवाद आप लोग बता सकते हैं। कैसे करना मैं बता देता हूँ। आपदो दूरगामी च साक्षरो न च पंडितः अमुखः स्फुटवक्ता च यो जानाति सः पंडितः। तो देखिए, ये जो पाठ है मैं बता देता हूँ कहाँ से लिया गया है। प्रबुद्धो ग्रामीणः आप लोगों का जो संस्कृत का एक पाठ है उसको अच्छे से पढ़ के जाइएगा। उसके कभी कभी गद्यांश भी आते हैं, लेकिन यह पद्यांश जरूर पूछा जाएगा, श्लोक के माध्यम से आता है। तो आपदो दूरगामी च साक्षरो न च पंडितः। आपदो मतलब बिना पैर का है। ठीक है, आपदो मतलब बिना पैर का है। दूरगामी मतलब दूर तक जाता है, बिना पैर का है किंतु दूर तक जाता है। च साक्षरो न च पंडितः। ध्यान समझिए, ना तो साक्षर है और ना ही क्या है, माफ़ कीजिएगा फिर से देखिए। आपदो दूरगामी च साक्षरो न च पंडितः। तो आपदो मतलब बिना पैरों का है, दूरगामी मतलब दूर तक जाता है, च साक्षरो मतलब साक्षर है, समझिएगा। च साक्षरो न च पंडितः, किंतु पंडित नहीं है। ठीक है, साक्षर तो है, पढ़ा लिखा तो है, लेकिन पंडित नहीं है, विद्वान नहीं है। अमुखः बिना मुख का है। स्फुट वक्ता स्पष्ट बोलता है। चायो जानाति जो इसे जानता है वही पंडित है। सह पंडिता मतलब वही पंडित है। तो अमुखा मतलब बिना मुख का है, स्पष्ट बोलता है, जो इसे जानता है वो क्या है? पंडित है, मतलब ज्ञानी है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर 24वां प्रश्न जो दिया गया है इसको आप लोग अच्छे से कंठस्थ कर लें। मैंने बताया भी आप लोग कौन कौन सी जीवनियाँ तैयार करनी है, ये मैं बता चुका हूँ, फिर से मैं बता दूंगा, एक बार समझ लीजिएगा। अपनी पाठ्य पुस्तक से कंठस्थ किया हुआ कोई एक श्लोक, देखिए आता एक श्लोक है, लेकिन आप लोगों को 2 श्लोक याद करके जाना अच्छे से। क्यों 2 श्लोक करके याद करना है? जो इस प्रश्न पत्र में ना आया हो। देखिए दिया गया है इस प्रश्न पत्र में, आपदो दूरगामी च साक्षरो न च पंडिता अमुका स्फुट वक्ता चायो जानाति सा पंडिता, ये श्लोक आ गया है। इसको आप लोग नहीं लिख सकते। तो आपके जो पाठ्य पुस्तक है उसमें श्लोक कौन कौन से मैं बता देता हूँ, उसको आप लोग अच्छे से कंठस्थ कर सकते हैं। देखिए, एक तो मरणम मंगलम यत्र विभूतिश्च विभूषणम कौपिनम यत्र कौश्यम साकाशी के अन्विते, एक है। दूसरा बंधनम मरणम वापि जयो वापि पराजय उभयत्र समो वीरः वीर भावो ही वीरता, ये दूसरा श्लोक है, पढ़ सकते हैं। तीसरा इस प्रश्न पत्र में आ चुका है। चौथा अगर आप लोग देखोगे तो सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्, ये भी श्लोक है आपकी पाठ्य पुस्तक में ही। तो आप लोग ऐसे याद कर सकते हो। 4 में से कोई 2 श्लोक अच्छे से याद करके जाइए। उम्मीद है आप लोग 4 में से चारों याद कर लोगे। और इन चारों श्लोक को याद करने के बाद इनका हिंदी अनुवाद जरूर एक बार देखें, जिसमें अगर प्रश्न पत्र में आ भी जाए तो आप लोगों को पद्यांश आता हो तो अच्छी बात है। अब आप लोगों को करना क्या, प्रश्न के उत्तर देने हैं। संस्कृत के क्या है? कहा वीरणे पूज्यते, तो किसकी पूजा की जाती है? तो वीरः वीरणे पूज्यते, ये उत्तर आप लोग पढ़ चुके हैं। पदेन बिना किम दूर याति, बिना पैरों के दूर तक जाता कौन है? ये भी आप लोगों ने प्रबुद्धो ग्रामीणा में सीखा था। तो कौन जाता है? पत्र जाता है, मतलब पत्र मतलब जो पत्र होता है, लेटर होता है, वो चला जाता है। दुर्मुखा है, कहा चंडाला हस्ती, आप लोगों ने ये भी देखा होगा। संस्कृत विश्वविद्यालय है, कुत्र हस्ती, तो संस्कृत विश्वविद्यालय कहाँ है? 3 विश्वविद्यालय आप लोगों ने पढ़े थे, कहाँ है? वाराणसी में, आप लोगों ने ये भी पढ़ा था। तो इसका उत्तर भी आप लोग लगा सकते हो। ठीक है, तो करने कितने? 2 करने हैं, 2 तो आसानी से कर लोगे। शुरुआत के ही दोनों बहुत ही आसान है। अब लेखक परिचय और कवि परिचय ध्यान से समझिएगा। जयशंकर प्रसाद, आचार्य रामचंद्र शुक्ला और राजेंद्र प्रसाद, ये तीनों आप लोग अच्छे से तैयार करके जाइए, ये बोर्ड तक आपका साथ देगा, पक्का है। उसके बाद निम्नलिखित में से किसी की कवि का जीवन परिचय, तो ये भी तीनों आप लोग अच्छे से याद करके जाइए, बोर्ड में बिल्कुल साथ देगा। एक एक्स्ट्रा आप लोग अलग से पढ़ सकते हैं सूरदास का, वो भी जरूर पढ़ लें, तो आप लोगों का 100% बोर्ड का भी जो है तैयारी हो जाएगी। अब यहाँ पर 3 संस्कृत के अनुवाद आप लोगों को करने हैं। मैं विद्यालय जाऊँगा, मैं के लिए हम लगाते हैं, और यहाँ पर भविष्यकाल है, ध्यान से समझिएगा। क्या है? भविष्यकाल है। तो भविष्यकाल का मतलब तो आप लोग क्लियर हो ही गया होगा। लेट लकार की बात हो रही है। मैं जो कि क्या है? उत्तम पुरुष, याद करिएगा। उत्तम मध्यम, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष, तो ये उत्तम पुरुष का है। और मैं विद्यालय जाऊंगा, तो अहम की बात हो गई है। विद्यालय, विद्यालयम, अब आगे क्या होगा? गच्छति तो बिल्कुल नहीं होगा, क्या होगा?
हाँ जी हाँ, गमिष्यति, देखिए गमिष्यति, गमिष्यतः, गमिष्यन्ति, बिल्कुल जैसे आप लोगों को चलाना है बिल्कुल इसी तरह से चलाइएगा जैसे आप लोगों ने वर्तमान में किया था, बस षटकोण वाला शा बीच में लगाना जरूर ध्यान रखिएगा। गमिष्यति, गमिष्यतः, गमिष्यामि, माफ़ कीजिए, गमिष्यति, गमिष्यतः, गमिष्यन्ति, गमिष्यसि, गमिष्यतः, गमिष्यत्, गमिष्यामि, गमिष्यामः, गमिष्यामः और गमिष्यामि। ठीक है, इस तरह से आप लोगों को याद करें। जैसे पठति पढ़ता, पठन्ति पठसी पढ़ता, पठत पठाम पठावा पठामा, बिल्कुल उसी तरह से चलाइएगा, आप लोग कर लोगे अच्छे से। मोहन पढ़ता है, देखिए मोहन एक है और पढ़ता है, वर्तमान काल की बात हो रही है, लट लकार है, क्लियर है। तो मोहन पढ़ता है, सिंगुलर है, मतलब एक वचन है, तो जाहिर सी बात है जब एक वचन है तो सीधे लिख दीजिएगा पठति पढ़ता पठन्ति, मतलब एक वचन के लिए सीधे पहला वाला पठति, मोहन पठति, क्लियर हो गया। सोहन जाता है, फिर से वही चीज़ देखिए, जाने के लिए आप लोग जानते हैं गम धातु का प्रयोग करना है आप लोगों को, तो गच्छति गच्छता, गच्छति गच्छता, गच्छन्ति, क्लियर हो गया। तो यहाँ पर सोहन जाता है, सोहन एक वचन है तो सोहन, तो सोहना हो जाएगा। जैसे बालको, बालका, बालका, तो एक वचन के लिए आप लोगों को इस्तेमाल करना है, सोहन क्या हो गया, सोहन हो गया। उसके बाद जाता है, इसका मतलब वर्तमान काल है, लट लकार है, लट लकार का एक वचन, ध्यान से समझिएगा, शुरुआत वाला ही गमिष्यति है, माफ़ कीजिएगा क्या होगा, गच्छति है, तो वर्तमान में चलाइएगा, ध्यान से समझिए, थोड़ा सा कभी कभी कन्फ्यूजन हो जाती है। तो कितने करने हैं, 3 वाक्यों का संस्कृत में अनुवाद करना है आप लोगों को, तो अच्छे से करके जाइएगा। राष्ट्रभाषा हिंदी है, वे गाते हैं, इसको भी आप लोग अच्छे से कंठस्थ कर लिए। अपने विषय आचार्य से जरूर पूछेगा किस प्रकार संस्कृत के इस तरह के, क्योंकि कारण क्या, तो बेसिक आप लोगों को थोड़ा सा वीक होता है संस्कृत को लेकर, काफ़ी मैंने देखा है समस्या उत्पन्न होती है, कई स्टूडेंट नहीं समझ पाते हैं वर्तमान में है कि भूतकाल में है कि भविष्य काल में है कि लोट लकार या विधिलिंग लकार में है। लकार जरूर पढ़िए, तभी आप लोग जो है अच्छे से समझ पाओगे। अगला जो 27वां प्रश्न यहाँ पर दिया गया है, जो कि निबंध विषय पर आधारित है, राष्ट्रीय त्यौहार मेरा प्रिय कवि, बढ़ती जनसंख्या, भारतीय कृषक। देखिए बढ़ती जनसंख्या पर अब आप लोग लिख सकते हो मेरा प्रिय कवि, तो आप लोग पढ़ के ही जाते हो, इसमें भी लिख सकते हो, इससे रिलेटेड भी आप लोगों ने कवि पढ़ रखा है, तुलसीदास पढ़ रखे हैं, सूरदास पढ़ रखे होंगे, तो आपके कोर्स में जो है उससे रिलेटेड भी आप लोग पढ़ के यहाँ पर समझा सकते हो। छोड़ के बिल्कुल मत आइएगा, प्रश्न पत्र अच्छे से करके आइएगा। 28वां जो प्रश्न यहाँ पर दिया गया है, स्वपठित खंडकाव्य के नायक का चरित्र चित्रण कीजिए, या फिर स्वपठित खंडकाव्य की कथावस्तु अपने संक्षेप में लिखिए, अपने शब्दों में लिखिए। तो यहाँ पर नायक जो है सुभाष चंद्र बोस जी हैं, अगर आप लोग लखनऊ क्षेत्र के निवासी हो, जय सुभाष खंडकाव्य आपकी कृति है, तो इसको अच्छे से तैयार करके जाइए। उम्मीद है आप लोगों को प्रश्न पत्र समझ में आ गया होगा। सभी विद्या मंदिर ही नहीं, सभी छात्र तक जो कि कक्षा 10 की तैयारी कर रहे हैं उन तक ये वीडियो जरूर पहुँचाएं, जिसमें उनकी तैयारी और अच्छे से चल सके। और कोई भी डाउट हो आप लोग संपर्क करके मुझसे पूछ सकते हो। ठीक है, धन्यवाद।